हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका शेष बचे हुए सवालों को लेकर 5.2 चैप्टर के साथ, जिसमें कुछ उदाहरण तो कल करा दिए थे। ये दो एक और बचे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छा उदाहरण है इस टाइप का, और कोई आपके एक आध दो होगा भी नहीं, शायद एक आध ये है। तो ये देख लेते हैं। 1000 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। निवेश मतलब इन्वेस्ट करना। हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए, मतलब हर वर्ष के अंत में ब्याज जोड़ा जाता है। हर वर्ष के अंत में क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? मतलब ये ब्याज जो आ रहे हैं हर वर्ष के अंत में, क्या ये एपी का रूप है? और यदि ऐसा है तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगी ये जानना चाह रहे हैं। तो पहले हम ये समझेंगे एक वर्ष बाद ब्याज क्या होगी। एक वर्ष बाद तो ये तो आपको साधारण ब्याज का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। साधारण ब्याज कैसे काउंट करते हैं? तो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। तो एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा भाई? मूलधन हमारा 1000 रुपए है, समय 1 वर्ष है, दर 8% बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 × 80 रुपए हमारे पास ब्याज बन के सामने आएगी एक वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में ब्याज तो 1000 रुपए इंटू 2 इंटू 8 बटे 100। ये 2 जीरो से 8 दूनी 16, 160 रुपए। और वैसे भी आपको पता है साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर तो ब्याज लगता नहीं है। एक बार यदि 80 हो गई तो अगले साल फिर 80 बनेगी, 160 रुपए हो जाएगी ब्याज। फिर तीसरे साल और 80 ऐड हो जाएंगे, 240 रुपए ब्याज हो जाएगी। कुल मिला के ऐसे ही काउंट होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। जैसे 2 वर्ष है तो समय 2, दर वही है 8 दूनी 16। 3 वर्ष है, समय 3, 8 × 24 गुणा 10, 240। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ब्याज है ये तो एपी का रूप ले रही है। ऐसे देखो एपी बन रहा है, पहले वर्ष 80, दूसरे वर्ष 160, तीसरे वर्ष 240 डॉट 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 डॉट, ऐसा चल रहा है ब्याज का हिसाब। तो पहला सवाल तो ये, क्या क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। इन क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है। क्रमागत मतलब लगातार। 80 में 160 में 80 गए तो 80, 240 में से 160 गए तो 80। ऐसे क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। इसलिए यहां चले आते हैं, इसलिए ये ब्याज एक एपी बनाती है, एक समांतर श्रेणी का रूप लेती है। पहले सवाल का जवाब तो यहां तक। अब उसने पूछा यदि ऐसा है तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगी? एक तरीका तो यही है, हम ऐसे कर रहे हैं जो वो पूछा 30 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष के अंत में ब्याज 1000 गुणा 3 गुणा 8 बटे 100, 8 × 24, 240 हो रही थी 3 वर्ष। तो ऐसे डॉट 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 30 वर्ष के अंत में, 30 वर्ष के अंत में ब्याज तो 1000 गुणा 30 गुणा 8 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
ये 2400 हो गई मुझे आंसर। तो ये आ गया 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितनी होगी 2400। लेकिन हमें इस ब्याज वाले फॉर्मूले से नहीं करना था। वो कह रहा है कि क्या ये एपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं तो 30 वर्ष के अंत में बताइए। इसका मतलब एक वर्ष बाद 80 ब्याज ए, दूसरे वर्ष ब्याज A2, ये तीसरे वर्ष के बाद ब्याज A3। तो मुझे क्या फाइंड करना है A30 के 30 वर्ष बाद ब्याज क्या आएगा ये पद चाहिए मुझे। तो देखें A बराबर 80, D बराबर 160 माइनस 80 जो कि कितना आएगा 80, और n बराबर 30 ज्ञात मुझे an करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाएं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे ज्ञात करना A30 जो होता है a प्लस 29d n माइनस 1, n की जगह 30 29d। तो a पता है हमें 80 है, 29 गुणा d पता है हमें ये भी 80 है, डिफरेंस। तो 29 गुणा 80 करें, फिर एक बार 80 और जोड़ दें। इसका मतलब 30 गुणा 80 हो गया। भाई 29 गुणा 80 करें, ठीक है, फिर 80 एक बार और जोड़ रहे हैं। हम 80 को जोड़ने में ही तो गुणा लिखते हैं। जैसे 80 का मुझे 3 बार गुणा करना है तो मैं 80 प्लस 80 प्लस 80 80 को 3 बार जोड़ रहा हूं। इसका मतलब ये है, तो 29 बार गुणा किया तो मतलब 29 बार 80 जोड़ा, फिर एक 80 और ऐड करना है। इसका मतलब 30 गुणा 80 हुआ। 30 गुणा 80 का मतलब 8 दिया 24, कैलकुलेशन 2400। ये 2400 रुपये आपको प्राप्त होंगे। बाकी आप 29 का गुणा करके देख लेना क्या आएगा। ये आएगा 2320 रुपये। 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2400। ठीक है, ये आपका 30वां पद ज्ञात हो गया। मतलब 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज आएगा 2400 रुपये। बहुत अच्छा उदाहरण था ये, उतारे। एक 10वां उदाहरण और देखें। देखने में तो लिखना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बाकी है कुछ भी नहीं, बिल्कुल लल्लू सवाल है। फूलों के एक क्यारे की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। तो साफ दिख रहा है, तो एपी बन रही है भाई। पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी में 21 है, तीसरी में 19 है, ऐसे ऐसे करके इत्यादि लिखा हुआ है। मतलब दो दो कम पौधे हैं हर क्यारी में। अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो अंतिम पंक्ति मतलब लास्ट अंतिम पद 5 है। कुल कितनी पंक्तियां हैं मतलब n ज्ञात करना है। बस लिख इतना लंबा चौड़ा दिया है। इसका जो भावार्थ है वो ये आपके सामने आएगा। अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दे रखा है। बस करना क्या है आपको, इन पदों की संख्या ज्ञात करनी, जो कि हम पहले बहुत सवाल ऐसे कर चुके हैं। यहां और कर लेते हैं। a बराबर 23, d बराबर, चूंकि देखो कम होते जा रहे हैं तो d माइनस में आएगा। 21 में से 23 गए तो माइनस के 2। अंतिम जो पद है an वो 5 है, और n अपन को ज्ञात करना है। an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां an तो 5 है, a 23 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है माइनस का 2। माइनस का जब भी होगा डिफरेंस तो उसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखें 23 सबसे पहले इधर आएगा, तो ये माइनस का 23 आएगा। माइनस के 23 में से 5 गए तो माइनस के 18 बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 2। ये गुणा है तो नीचे जाके भाग लगेगा। माइनस के 18 में इसका भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा सीधा सीधा n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर है तो इसका मतलब 1 इधर ऐड हो जाएगा, और n बराबर 10। तो ऐसा पूछा है कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कुल 10 पंक्ति होंगी गुलाब की। ठीक है, ये इस प्रकार से एक सवाल थे आपके उदाहरण ये उतारे, और फिर हम बचे कुछ जितने भी सवाल थे 12 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं।
13 से स्टार्ट करके देखें किस टाइप के, उसके सबसे संबंधित अपन उदाहरण कर लिए। आप उदाहरण ये है आपका 13वां सवाल 5.2 का। ऐसा अपन ने एक उदाहरण किया था जिसमें केवल 2 अंकों वाली थी। ये सवाल बहुत अच्छा है, 3 अंक दे रखे हैं इसमें, तो इस पर स्टार लगाएंगे अपन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब यह संख्या 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक यदि हम 7 वाला कर लेंगे तो जितनी भी और कोई संख्या होगी सारे ज्ञात हम कर सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, देखिएगा इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका इतना शॉर्ट है जो बहुत आसान, वो बहुत आसान वाला क्या है वो पहले बताऊंगा, उसके बाद जो आपको तरीके से कैसे करना है वो आपका सिस्टम। तो अब देखिए 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब हमें कैसे अंदाजा लगेगा, तो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी 7 अंकों वाली, 1 2 3 अंकों वाली, ये भाई 999 सबसे बड़ी संख्या ये है। क्या ये 7 से विभाज्य है, एक बार 7 का भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7 बचेंगे 2 29 7 चौके 28 बचेगा 1 19 7 दूनी 14 बचेगा शेष 5, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। कौन सी वाली संख्या विभाजित, 5 शेष बच रहा है, कहां से 5 कम होता 999, तो इसका मतलब यदि हम 999 में से 5 माइनस कर दें तो आएगा 994। तो 994 हमारे संख्या विभाज्य हो जाती, 999 विभाज्य नहीं हो रही है। अब आपको 999 में क्यों भाग दिया, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। तो हम इसी को चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से विभाजित है, तो ये तो 7 से विभाजित तो नहीं, 994 7 से विभाजित है, मतलब लास्ट 994 ऐसी संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 3 अंकों तक जितनी संख्या है वो कितनी 7 से विभाजित, 142 ऐसी संख्या है। हमें तो केवल 3 अंकों वाली चाहिए, इसमें तो 1 अंक वाली भी संख्या है, खुद 7 भी मौजूद है, 2 अंक वाली भी संख्याएं हैं 14 21 ऐसी भी। तो इसका मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या विभाजित है भाई 7 से, तो कैसे पता चलेगा, तो आप देखो 13 गुणा 7 13 सत्ते 91, 14 गुणा 7 14 सत्ते 98, 15 गुणा 7 15 सत्ते 105, मतलब 14 तक तो यहां तक आ रहे हैं, 14 सत्ते 98, जैसे 15 गुणा किया 105 हो गए, 3 अंकों की संख्या बदल गई। इसका मतलब कुल संख्याएं तो हैं 3 अंकों तक 142, इसमें से जो 14 संख्याएं 2 अंकों तक वाली हैं, 14 इसमें से घटा दें, 12 में से 4 गए तो 8, 3 में से 1 गए 2, 128 कुल संख्याएं आएंगी जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित है। ये तो रहा इसका शॉर्ट आंसर। यदि आपको समझ नहीं भी बैठा तो ये हमारे करने का भी नहीं है, एक बार आप रिमाइंड करके देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो हमारे करने का कौन सा है, हमारे करने का ये तरीका जो मैंने पहले बताया, 3 अंकों वाली संख्या देख छांटनी है, तो 3 अंकों वाली संख्या और 7 से विभाज्य है, इसका मतलब डेफिनेटली वो एपी बनेगी। तो पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों से विभाज्य, यहां देखो 14 सत्ते 98 2 अंक की है, 15 सत्ते 105, पहली संख्या वो 105 है जो 3 अंक की है और 7 से विभाजित। तो अगली इसमें जस्ट 7 और जोड़ दो, 7 5 12 112 होगी, फिर और 7 जोड़ दें 119, फिर और 7 जोड़ दें 126, ये सारी 7 से विभाजित होंगी। तो लास्ट संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है, लास्ट हम निकाल चुके हैं 994। ये 994 वो संख्या है 3 अंकों की जो लास्ट है और 7 से विभाजित है, तो अंतिम पद हो गया मेरा 994। कैसे आया 994 वो भी देख लो, हमने 7 से भाग दे दिया, ये जो शेष बचा है इसको 999 से घटा दिया, पता चल गया हमने 994 है जो 7 से विभाज्य। अब करना क्या है, पहला पद 105, डिफरेंस डी, 7 7 बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है 7 लिख दूं। अब तो आप सीख गए 112 में से 105 घटाना करना, ठीक है, डी ए हो गया,
ए एन अंतिम पद दे रखा है 994, मुझे एन पदों की संख्या ज्ञात करनी, कितने पद हैं पता चल जाएगा, इतनी संख्या 7 से विभाजित। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो है 994, ए है 105, एन मुझे ज्ञात ही करना है, डी है गुणा 7। 105 पहले इधर आएगा 994, 105 माइनस कर दें भाई, तो अपन ऐसे करें ना 104 ही माइनस करो आप, तो 104 ज्यादा आसान होगा, तो 0 9 8 804, जबकि मुझे 5 करने थे तो 803। ठीक है, समझ में आ रहे, 804 हो गए। मैंने जब 104 किए माइनस, मुझे करने कितने थे, 105 माइनस करने थे, 94, तो 893 आएगा। ठीक है, 893, 5 और 3 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 994 बनना चाहिए था, 9 9 9, 9 और 5 14, 889 ऐसा है कुछ नहीं, मिस्टेक कहां हो रही है, सीधा सा देख लेते हैं। पहले 100 माइनस कर दो 894, फिर 5 माइनस करेंगे, सही है 889 आ रहा, कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से, गड़बड़ हो। आप सीधा सीधा देख रहे हैं, 100 माइनस करेंगे तो 894 हो जाएंगे, फिर 5 और माइनस कर देंगे 94 से, 89 सही है, बराबर n माइनस 1 गुणा 7। अब ये 7 है, इधर भाग लगेगा डेफिनेटली, तो आराम से कट रहा होगा ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 4, n माइनस 1, n माइनस बने थे 1 तो इधर आ जाएगा ना, 128 है, इसका मतलब टोटल 128 संख्या होंगी जो 3 से विभाज्य हैं, और वही मैंने यहां निकाल के बता दी थी आपको, 128 संख्या हो रही है। ठीक है, अब इस जगह 7 से विभाजित होने की बजाय 5 7 9 11 13 कुछ भी आ सकता है, तो वो आप खुद से बना सकते होता है। जो हमने अभी सवाल किया उसी का एक रूप ये भी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कितने मल्टीपल है, गुणज मल्टीपल कितने, तो हम भाजित भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भाजित है दरअसल वो गुणांकित है, 14 गुणा 7, 15 गुणा 7, 13 गुणा 7 ऐसा लिख रहा था ना, तो जो जितने गुणा हो रहा है इसका मतलब वो उससे भाजित भी हो रहा होगा, ये पक्की बात है। मतलब मानो आप 4 के साथ किसी संख्या का गुणा हो रहा है, 12 चौके 48, इसमें 4 का गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ये 48 4 से भाजित भी होगा भैया, 12 चौके 48, तो गुणज ही तो भाजित होता है। ठीक है, तो इसको भाजित भी कह सकते हैं और गुणज भी कह सकते हैं, तो ये किसी भी रूप से सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें 10 से 250 के बीच ये पूछा जाए, तो जब भी ये लैंग्वेज आ जाए ना बीच, समझ लो न तो 10 काउंटेबल है ना 250 काउंटेबल है, न तो वो संख्या 10 हो सकती है ना 250 हो सकती है, इनके बीच में होगी। तो हम 250 भाग देके देख लें, यदि 250 में 4 का भाग जा रहा है तो अंतिम संख्या पता चल जाएगी भाई क्या है, तो 4 छिक्की 24, बचेंगे 1, 4 दूनी 8, बचेंगे 2 शेष, 2 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब 250 तो 4 से भाजित नहीं है, 2 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब 2 कम 248, तो 248 जो है वो अंतिम संख्या होगी जो 4 से भाजित है, 10 से 250 के बीच में। तो 10 के बाद कौन सी है 4 से भाजित, वो है 12, 10 तो है नहीं, 11 हो नहीं सकती, 12 4 से भाजित है, 12 के बाद 4 4 ऐड कर दो 16, फिर 20 डॉट 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 डॉट, एपी बन गई भैया, एपी बन गई, तो ए का मान है 12, बीच कितने गुणज हैं, कितने एन पूछा है, ए 12, डी 4, अंतिम पद 248 और एन ज्ञात करना है।
तो ए एन का ही फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको याद ही हो गया होगा ये फॉर्मूला, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 248 बराबर ए 12 प्लस एन माइनस वन डी 4। 12 को इधर लाएंगे 48 में से, तो 2 6 3 36 बराबर एन माइनस वन गुणा 4। 4 इधर आएगा भाग के रूप में, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 59 बार कट रहा है, 3 बचे 4 नाम 36, एन माइनस वन। तो ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो 59 और 60। इसका मतलब एन बराबर 60। 60 ऐसी संख्याएं होंगी 10 से 250 के बीच जो कि 4 की गुणज होंगी। ठीक है, उतारें, सरल ये 15वां सवाल देखें। ये काफी अच्छा है, थोड़ा सा समझने के साथ किताब से कि आप इसको कैसे समझ पाते हो। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये दो समांतर श्रेणी दे रखी है, कि एन में पद बराबर होंगे। एन व पद एन के किस मान के लिए, समझ में बात आ रही है। मतलब एक तो समांतर श्रेणी है ये ए पी वन फर्स्ट, 63 65 67, ठीक है। दूसरी समांतर श्रेणी है ए पी सेकेंड 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें कोई एक पद एन के किस मान के लिए, कोई एक पद कहीं पे जाके बराबर हो रहा है। वो 20वां हो सकता है, वो 15वां हो सकता है, वो 18वां हो सकता है, वो 25वां हो सकता है। कोई एक पद ऐसा है तो इसमें बराबर। आप बराबर कैसे हो रहा है, ये 63 से स्टार्ट हो रही है 3 से, तो आप देखो इसमें तो 2 का ही डिफरेंस है, ये तो 2 ही बढ़ रही है। इसमें 7 का डिफरेंस है, ये 7 बढ़ती चली जा रही है। मतलब कहीं पर ऐसा कुछ एक मान आ जाएगा जहां ये दोनों इसके जो पद है वो बराबर हो जाएगा। वो पद का संख्या ज्ञात करनी है। वो हो सकता था पद भी ज्ञात करवा ले कि वो कौन सा पद है जो बराबर है। दोनों ही बात है, समझना। इसमें तो इसने एन के किस मान के लिए एन का मान पूछा है केवल। मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं, वो डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकता है कि वो एन के जो मान के लिए एनवा पद बराबर है, वो एनवा पद कौन सा है वो पद जो बराबर है। हम निकालेंगे दोनों, ठीक है। तो देखें जरा, यहां पर अब 2 एपी हैं तो दोनों में ए और डी, थोड़ा सा मैं डिफरेंस कर रहा हूं। इसके पहले पद को कैपिटल ए लिख रहा हूं, पहला पद कैपिटल ए। सार्वंतर को कैपिटल डी लिख रहा हूं, 2 बढ़ रहा है ना। ए एन, अब यहां पर जो ए एन है, ये ए एन, इसका ए एन होगा, ये कुछ होगा पता नहीं हमें, और कौन सा है वो ये भी पता नहीं, वो एन। सेम यहां पर देखना, इसमें स्मॉल ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 7, ए एन का पता नहीं है उसमें, और कौन सा नंबर का पद है वो पता नहीं है। अब आप हो गए, आपने सब जगह तो सेम कर दिया, एन तो वो ही रखा है, एन में चेंज क्यों नहीं किया। एन कैपिटल भी तो लिख सकता था, लेकिन एन इसलिए नहीं किया कि एन वो मान है जो इन दोनों जगह बराबर है। यदि मान लो वो पद 25वां है तो एन का मान यहां 25 है, यहां 25 है, दोनों जगह बराबर है, तो मैं एन भी बराबर ही मानूंगा। तो एन भी बराबर है, वो एन और यहां भी एन, लेकिन लिख मैंने इसको कैपिटल ए दिया, लेकिन ये दोनों एन भी बराबर है। अब वो ही चीज हम कहें, एन में पद बराबर है ऐसा दिया गया है, इसका मतलब दिया है हमारे पास क्या चीज दे रखी है, दिए रखा है भैया इसका ए एन बराबर इसका ए एन, एन व पद बराबर है, दे रखे। तो ये एन का फॉर्मूला क्या है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, क्योंकि इसके लिए लिख रहा हूं तो मैंने ए और डी कैपिटल यूज कर लिए। एन तो बराबर है इसलिए एन को एन ही रहने दिया, ठीक है, बराबर। यहां इस एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी।
अब इनके बस मान रख दो, एन ए और डी रख देंगे तो एन जो आएगा वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर दिए गए थे इसलिए मैंने दोनों को बराबर रख दिया। तो कैपिटल ए 63 है। यदि मैं स्मॉल ए लिख देता तो इस ए से ए कट जाता, जबकि ऐसा नहीं है, इसका प्रथम पद अलग है, इसका प्रथम पद अलग है, इसलिए मैंने कैपिटल और स्मॉल अलग अलग मान के चला, ठीक है। तो इस एक 63 n-1 इंटू डी 2, यहां पर ए है 3, n-1 इंटू डी है यहां 7। तो n वाली चीजें एक तरफ कर लेंगे, संख्या एक तरफ, लेकिन इस बार क्या इस 2 का गुणा कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो 63 2n-2, यहां पे 3 प्लस 7 n-7, 63 में से 2 गए तो 61, 2n प्लस 61, यहां पर 7n माइनस के 7 में से माइनस के 4। अब संख्या एक तरफ, इसका मतलब इस -4 को उधर लाओ, 2n को उधर ले जाओ, 61 और 4 इधर जाके 65, और 7n में से 2n जाएंगे तो हो जाएंगे 5n, 5 से n कट रहा है, 13 बार n की वैल्यू आ गई 13। बात समझ में आ रहा है? पता नहीं 13 नीचे आ गया, दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं आपको। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है चीजें। तो यहाँ क्या है, n जो पद है, सीधे सीधे हिसाब किताब 5n बराबर 65, 13 पंजे 65, n का मान आया 13। ये हमें पता चल गया कि दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। वो जो एक पद है बराबर होगा वो कौन सा होगा, 13वां। अब यदि ये पूछ लिया जाता है 13वां पद बताओ, तो A13 निकालना है। अब चाहे इसका A13 निकालो, चाहे इसका A13 निकालो, बराबर ही आएगा। तो A13 मैं इसका ही निकाल देता हूं, जिसको कि लिख सकते हैं अपन A प्लस 12D। A है 3, 12 गुणा 7, 12 सत्ते 84 और 3 87, मतलब 87 आएगा। ये बढ़ते बढ़ते 87 पहुंचेगा 13वां पद, ये बढ़ते बढ़ते 13वां पद 87 तक पहुंचेगा, और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या उसके बाद भी स्थिति है कि बराबर बने? फिर उसके बाद स्थिति कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ये तो 2-2 बढ़ रहा है, ये तो 87 से 89 पहुंचेगा, और ये 7 बढ़ रहा है, सीधे 94 पहुंचेगा। फिर ये एपी तो बढ़ती चली जाएगी और ये पीछे रह जाएगी एपी। बात समझ आ रही है? तो यदि ऐसा पूछा जाए, सवाल काफी अच्छा है। अब आपको A87 आ रहा है, इसका क्या, इसका भी 87 आ रहा है, ये भी चेक कर लो, इसमें क्या पड़ा है। तो यहां भी देख लो, क्या मैं इसमें रखता तो A13 A प्लस 12D, ए है 63, 12 इंटू डी 2 है, तो 63 फिर 12 दूनी 24, 87। दोनों स्थिति में 87 ही आएगा। ऐसा नहीं आपने सोचा इसमें से ही तो निकाला 87, इसमें से निकाल के देखेंगे तब भी 87 आएगा, क्योंकि ऐसे दे रखा है ना कि दोनों के n बराबर है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है 15वां, बहुत बढ़िया उत्तर। ये 16वां क्वेश्चन देखें, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये भी सिंपल, ये वो खास, तीसरा पद 16 है मतलब A3 16, जिसको कि अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसको कैसे लिखते हैं, A7। ऐसा एक सवाल अपन ने पहले किया है, A7 5वें पद से, 5वां पद 12 अधिक है, इसमें 12 जोड़ दिया, ये 7वां आ गया। तो A7 को ऐसे लिखेंगे A प्लस 6D, 5 को ऐसे लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12, ऐसा लिखा जाएगा। इसका मतलब यहां A से A कट रहा है और 4D इधर आएगा तो 2D बराबर
12 माइनस हो जाएंगे और डी की वैल्यू कितनी आएगी 6, 2 से 12 कटा 6 बार। जब डी का मान 6 है तो वो यहां रख देते हैं a प्लस 2d बराबर 16, तो a बराबर 6 दूनी 12, 16 में से 12 गए तो 4, a का मान आ गया 4, d का मान आ गया 6। ये दोनों मान से हम AP बना सकते हैं। AP ज्ञात कीजिए, 4, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 6 22 डॉट 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 AP बन जाएगी। ठीक है, AP ज्ञात कीजिए ऐसा बोला था। बोलो बात समझ में आ रही है? ये कैसे बना फिर से देखो, 7वां पद A7, 5वें पद से ये A5, 12 अधिक है, ये वाला 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ दिए, दोनों बराबर हो गए, इससे D निकल गया बस। ठीक है, उतार। ये 17वां क्वेश्चन देखें। ऐसा अपन ने उदाहरण किया था, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था तो AP को उल्टा कर दे, ये तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं, आपको बुक में नहीं दे रखा तो वो तरीका नहीं बताऊंगा, वो आपको बता दिया मैंने। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, कोई गलत कोई नहीं ठहराएगा उसको, वो चीज सही है, लेकिन आपको बुक में नहीं दे रखा इसलिए अब मैं तो आपको बुक के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला पद दिया हुआ है 3, सार्वंतर दिया हुआ है, बढ़ रहे 8 में से 3 गए तो 5, प्लस का 5 आ गया। अंतिम पद दे रखा है an 253। तो हम एक बार n ज्ञात कर लें भाई, कितने पद हैं इसमें, फिर हम पता कर लेंगे 20वां पद कैसे ज्ञात होता है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 253, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 5। 3 पहले इधर आके घट जाएंगे तो 250 हो गए, और n माइनस 1 इंटू 5, 5 से 250 कट रहे हैं 50 बार, 5 25 बराबर n माइनस 1। ये -1 इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे 51 पद है, मतलब ये जो सीरीज है वो 51 पदों की सीरीज है। पर हमें ये 51 नहीं याद करने थे, हमें तो अंतिम पद से 20वां। तो ये कैसे निकालते, मैंने तरीका बताया था आपको। अंतिम पद से 20वां पद बराबर होता है, जितने पद हैं 51 उसमें 1 जोड़ दो और माइनस 20 कर दो, तो ये हो जाएंगे 52 माइनस 20 अर्थात 32। 32वां पद हम यदि सीधे ढंग से निकालेंगे, इधर से 32वां पद, वो ही होगा अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो हमें दरअसल A32 ज्ञात करना है। A32 कैसे ज्ञात होता है, A प्लस 31D, यही होता है A32। तो A है हमारे पास 3, 31 इंटू डी कितना है 5, तो 3 प्लस 3 5 15, 150, 155, 155 और 3 158। ये आपका 32वां पद जो होगा वो 158 है, जिसको हम अंतिम से 20वां पद भी कह सकते हैं। ठीक है, उतार। ये 18वां सवाल देखें, किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वां पद, इसका मतलब क्या हुआ, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, तो ये दे रखा है। दूसरा, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। 6वें पद A6 प्लस A10 बराबर 44, ये हमारे पास दिया है, जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो ये चीज है, ये दिया है। तो इस एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एपी के 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए प्रथम पद, और डी पता होना चाहिए सार्वत्तर। वो कैसे निकलेगा, इनसे निकलेगा। जरा कैसे देखो, A4 को कैसे लिखोगे आप, A प्लस 3D। A8 को कैसे लिखोगे, A प्लस 7D बराबर 24। A और A जुड़े तो 2D, 2A, 2D नहीं 2A, 2A
प्लस 7 और 3 10d बराबर 24, ये आ जाएगा। इसका मतलब 2 का पूरे भाग ही लग रहा है, तो a प्लस 5d बराबर 12। एक इक्वेशन तो बन गई ये भाई, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, a6 a प्लस 5d प्लस a10 a प्लस 9d बराबर 44। तो आप बता a प्लस 5d तो 12 है, क्या इसकी जगह पूरे की जगह 12 लिख दें, a6 आ गया एक तरह से, और ये 12 यहां जाके घट जाएगा, तो इसका मान तो 12 प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो a प्लस 9d बराबर 44 को माइनस करेंगे इसमें तो 32, ये समीकरण नंबर 2। बोलो बात समझ आ रही है? ये कहां से आया यहाँ पे मान, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से उठा कर रख दिया हमने a प्लस 5। अब 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों को यहां पे रख लो, 32। तो हल करें, विलोपन विधि जिंदाबाद, माइनस 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 घटाने पर ही कटेंगे, ये सीधी सी बात है। ए कट जाएगा, 9 में से 5 गए तो माइनस के 4d, 32 में से 12 गए तो माइनस का 20, तो d की वैल्यू 4 पंजे 20, 50 लिख रहा हूं, 5 माइनस से माइनस किया तो d का तो मान आ गया 5। ये d का मान उठा के यहां रख दें तो 9a प्लस 9 गुणा 5 बराबर 32, तो a बराबर 32 माइनस 9 पंजे 45, तो 45 में से 32 गए तो कितने बच रहे हैं, 32 और 10 42 और 3 माइनस के 13। तो जो a है पहला पद वो तो माइनस का 13 है, और फिर 5 सार बनता है, 5 5 उसमें ऐड करते चले जाओ, तो हमें AP के प्रथम 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, AP बराबर पहला पद माइनस का 13, D है 5, इनको हाईलाइट कर दो, D और A इनकी जरूरत है, तो A माइनस का 13, 5 और जोड़ेंगे तो इसमें माइनस का 8, और 5 जोड़े तो माइनस का 3, और 5 जोड़े तो 2, और 5 जोड़े तो 7, और 5 जोड़े तो 12, और 5 जोड़े तो 17, ऐसे बनते चले जाएंगे। अब इसमें ऐसा बोला था चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, देखो जरा चौथा पद 1 2 3 4, और 8वां 5 6 7 और 8, 22वां होगा, 22 और 2 24। तो हो गया, समझ में आ रही है बात। हमें तो केवल 3 ही पद निकालने हैं यहां से यहां तक, जो कि ये आपका आंसर है। ये आपका 18वां सवाल हुआ है ना, उतार सरल, ये बहुत ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। इसमें 2 जो इक्वेशन बननी है वो ऐसे योग के रूप में दे दी। इक्वेशन तो तब भी 2 ही बननी थी, क्योंकि बगैर 2 इक्वेशन बने a और d कभी अपन फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये 19वां सवाल देखें, ये भी सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा बस इसमें ये देखना है सन दे रखे और सनों को कैसे जोड़ना है, क्या करना है कि भाई 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर काम आरंभ किया उसने, इसका मतलब 5,000 सैलरी थी पहले, फिर अगले साल उसको 200 रुपए की वेतन वृद्धि हर वर्ष मिल रही है, तो फिर अगले साल 5200 हो गए होंगे, फिर 5400 हो गए होंगे, ऐसे करते 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 कहां पहुंच गए साहब, 7,000 रुपए हो गए उसके। वो पूछा कौन से वर्ष में 7,000 हो रहे, तो पहले आप ये देखो, ये जो 5,000 है वो कौन सा वर्ष है, 1995, 1996, 1997 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा वर्ष है ये निकालना है, तो ये AP है, ठीक है।
तो इसमें हमें n ज्ञात करना है। a बराबर 5000, d डिफरेंस 200, ए n 7000, n कितने वर्ष है वो हमें पता नहीं, तो ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7000 बराबर 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। तो 5000 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये तो 2000 हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 200 से 2000 कटेंगे 10, n माइनस 1, तो n का वैल्यू 11, मतलब 11 वर्ष में 7000 हो रहे हैं। तो अब इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, जैसे 11 वर्ष में 7000 हो रहे हैं, 95 में 11 जोड़ देंगे साहब, बस गड़बड़ जाएंगे। आप समझे 95 में 11 जोड़ेंगे तो 95 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, वो तो 11वां पद। अरे 95 तो खुद पहला पद है, ये कहां से जुड़ रहा है? 94 में 1 जोड़ा तो 95 आया, 94 में 2 जोड़ा तो 96 आया दूसरा पद, 94 में 3 जोड़ा तो 97 तीसरा पद। तो 94 में जोड़ना है, बस यह एक मिस्टेक है। तो कौन से सन में 7000 होंगे? तो चूंकि 11वां पद है इसलिए 1994 प्लस 11 अर्थात 6 जोड़े तो 2000 और 5 जोड़े तो 2005। तो 2005वें वर्ष में 7000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। बस ये इसमें बात 1994 में हमें 11 जोड़ने हैं, क्योंकि ये 11वां पद है। तो 11वां पद यहां से 11वां थोड़ी, तो 95 जोड़ेंगे, यहां से 11वां है, तो इससे पहले 11 होगा 94, तो 94 में ये 11 जोड़ देंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये आपका 19वां सवाल उतार। रामकली ने किसी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए बढ़ाती चली गई। तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो गई। तो n ज्ञात कीजिए। वो जो पिछला सवाल किया है सेम टू सेम डिट्टो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कुछ अलग करना पड़े। n ज्ञात करना है, मतलब या तो संख्या ज्ञात करनी है, सन भी नहीं दे रखा, ऐड करना कुछ नहीं। तो पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए बचाए, फिर 17.5 उसने और बढ़ा दिए, तो ये हो जाएंगे भैया 67.5 रुपए। बोलो बात समझ आए? अब इसमें 17.5 अगले और ऐड हो जाएंगे, तो 0.5 ऐड कर दें पहले, 68, 68 में 17 और जोड़ दें, तो 68 और 7 75 और 10 85 रुपए हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। ऐसे करते करते 207.50 रुपए की बचत आ रही है। इसका मतलब ए दिया हुआ है 50, डी दिया हुआ है 17.5, ए एन दिया हुआ है 207.50। इसको 50 लिख दो, फिर क्या फर्क पड़ता है ना। तो एन ज्ञात करना है। एन कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 207.50, ए का मान है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 17.50। ठीक है, यहां भी 50 ही कर देते हैं, 17.5 अजीब लग रहा है, 50 पैसे क्योंकि रुपए में है। तो 50 को इधर लाएंगे, पहले माइनस करेंगे 207 में से, तो 207 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो 157.50 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 17.50। 17.50 का इसमें भाग लगेगा पूरा पूरा। तो ये जरा देखो, यहां पे मैं ऐसे काट के आपको बता रहा हूं, 157.50 बटे 17.50 बराबर n माइनस 1। 2 जीरो उधर भी है, 2 जीरो उधर भी है, तो इसका मतलब ये तो
पॉइंट खत्म हो जाएगा, इधर का पॉइंट खत्म, इधर का पॉइंट खत्म, तो 0 से तो 0 गई, ठीक है। अब 5 से कट रहा है, ये 25 से भी कट रहा है, 25 की 1.5 से 25 सत्ते 175, और इसको करेंगे 25 की 150, 7 बचेंगे, अब 25 3 75 63/7, और 7 से 63 में 9 7 63, 9 बार n-1 बराबर 9, यहां पे आ रहा है 9 बराबर n-1, हमें तो n चाहिए, तो -1 इधर आ जाएगा 10। n का मान ही पूछा था बस इसमें कि भाई ये n ज्ञात कीजिए, ये क्या है, बोलो बात समझ में आ रही है। सारी कैलकुलेशन वैसी की वैसी है, थोड़ी सी पॉइंट वॉइंट आ गए और कुछ नहीं है। n का मान पूछा था, n ज्ञात कीजिए, इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी 207.50 रुपए की बचत हो जाएगी। ये आपकी 5.2 पूरी कंप्लीट, हमने nवां पद पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 5.3 पढ़ेंगे और वहां पढ़ेंगे n पदों का योग, क्या उनका टोटल कैसे करना है। और जब तक आप पढ़ते रहें और अपने साथी भाइयों को बताते रहें, कुछ आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते हैं। धन्यवाद।